सी इसका निर्माण किसलिए किया गया था? प्रत्यक्ष रूप से विदेशी व्यापार विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए। ओके, और 1988 में इसका स्थापना हुआ था। वाशिंगटन इसका मुख्यालय ओके, वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। 1988 में स्थापना हुआ और काम है इसका विदेशी डायरेक्ट एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, हाँ एकदम सही, विकासशील और जीवन स्तर अल्पविकसित में देशों में सुधार। जीवन स्तर का सुधार करना, आर्थिक समृद्धि करना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को विदेशी बढ़ावा देना, ये सब इसका उद्देश्य है। क्या इसके द्वारा कोई रिपोर्ट भी जारी किया जाता है? कौन सा? विश्व विकास रिपोर्ट। ओके, और कुछ है? विश्व विकास रिपोर्ट ये करता है बेटी? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ये नहीं करते। ये नहीं करता बेटी, वर्ल्ड बैंक करता है शायद। विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक करता है। बताएं और कोई इसमें तो नहीं है। नहीं है? तो नेक्स्ट जो था आपका निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ये क्या था? निवेश विवादों जैसे के कि व्यापार में जो से कोई दिक्कत आ जाए तो समझौता कराने के लिए, संधि कराने के लिए कैसे संस्था है उसके लिए। ओके, मतलब व्यापार में अगर किसी तरह की बाधा कोई आए तो समस्या उसको आती है, समझौता बाधा कराने आती के है, लिए। कोई दिक्कत आता है तो उसको सुलझाने के लिए, उसके निपटान के लिए बनाया गया संस्था, नाम क्या है? निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय संस्था। इसके बाद आपने पढ़ा था विश्व बैंक और भारत विश्व बैंक का सदस्य कब बना था? भारत इसका 1994-95 1994-95 जनवरी 1995। यानी कि जब स्थापना हुई तो भारत इसका संस्थापक सदस्य है। क्योंकि इसके पहले कौन सा था आपका जो नहीं बेटी कुछ 4 में है। विश्व बैंक का पूछ रही हूँ, तो आप बता रहे हो WTO का। विश्व बैंक की बारे में पूछ रही हूँ कि कब स्थापना हुई है विश्व बैंक? 44-45 में ना विश्व बैंक की स्थापना हुई है और ये इसका संस्थापक सदस्य रहा है। और जितने सदस्य देश हैं उन सब में सबसे ज्यादा विश्व बैंक से ऋण लेने वाला भारत ही है। भारत ने हर क्षेत्र में विश्व बैंक से ऋण लिया हुआ है। और विश्व बैंक ने कोई विवाद सुलझाया था भारत पाक संधि जो पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद को इसीलिए सुलझाया था, इसी की मध्यस्थता से सुलझा था। 1960 में। और वर्ल्ड बैंक किस लिए पैसे देता है? किस लिए? कौन से क्षेत्र के लिए? शिक्षा के लिए, शिक्षा और संरचना निर्माण के लिए मैम, और संरचना निर्माण, गरीबी उन्मूलन, बिल्कुल आधारभूत जितनी आवश्यकताएं हैं उनमें विकास करने के लिए अगर आपको पैसे की आवश्यकता है तो कौन आपूर्ति करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। और अगर व्यापार घाटा चल रहा है तो उसको संतुलित करने के लिए कौन देता है पैसे? IMF द्वारा आपको पैसे या देशों को पैसे प्रदान किए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के बाद आपने देखा था कि भारत इसका मतलब शुरू से ही संस्थापक रहा है और भारत का फैसला भी काफी अच्छा रहा है। इसके बाद आपने पढ़ा था WTO के बाद। अच्छा, वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? व्यापार सुगमता रिपोर्ट एक है, विश्व विकास रिपोर्ट, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विश्व विकास सूचकांक करके एक है मैम, हाँ, वो भी सही। इसका भी वैश्विक आर्थिक संकेतक, हाँ संकेतक भी इसके द्वारा जारी किया जाता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद आपने पढ़ा था हाँ WTO बहुत बार पढ़ा हुआ है। सही है। पता नहीं याद होगा। मार्केट आउटलुक भी जाता है। और विश्व बैंक में सबसे ज्यादा शेयर किसका? अमेरिका का है। अमेरिका का। कितना %? 17.16.43। और भारत का कौन सा स्थान है? कितना % का योगदान है भारत का? 3.16। 3.16। इनकी शेयर अधिक है, इसमें का प्रभुत्व भी अधिक है उनमें। मैम शेयर अधिक है और प्रभुत्व भी इन लोगों का अधिक है उसमें। हाँ बिल्कुल सही। WTO में नहीं है वाला चीज़ सही। एकदम सही। आप बात करेंगे WTO के बारे में। बताएं WTO की स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 में। WTO के पहले कौन सा संगठन काम करता था? GATT का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड।
जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ट्रेड। गैट। कब स्थापना हुआ था गैट का? 1948 में। 1948 में मैम। 1948 में। एक बताएं। जनवरी। 48 है कि 44? 1 जनवरी 1948। 48 में बेटे ये काम करना शुरू किया था 48 से। और इसका जो वार्ता होता है उसको क्या कहा जाता है? मीटिंग। हाँ, उसको दौर कहा जाता दौर है। उसमें। कितने दौर का चला था? 8 उरुग्वे दौर में आके आया था। 8वां राउंड हुआ था उरुग्वे दौर। उरुग्वे में 8वां राउंड जो उरुग्वे में हुआ था इसी में ये मैं- कौन सा ईयर था? 1994 में। नहीं बेटे, उरुग्वे जो हुआ था 1994 में एक समझौता हुआ था। हाँ। जैसे क्या मराकेश मराकेश समझौता। समझौता, ये 1994 में हुआ था। उरुग्वे जो राउंड हुआ था ये कब हुआ था? इस समय निर्णय लिया गया था ना, एक महानिदेशक थे गैट के, आर्थर डंकन। आर्थर डंकन। उनकी ही रिपोर्ट में डंकन कहा गया कि मसौदा इसमें कर- परिवर्तन लाया। होना चाहिए, जिसे डंकन मसौदा कहा गया, जिन्होंने प्रस्तुत किया था। और 94 में इस पर मराकेश समझौता हुआ और इस सम्मेलन में यह समझौते हुए डिसीजन लिया गया कि अब ये गैट को समाप्त कर दिया जाएगा पुनर्गठित और करने के WTO लिए की स्थापना की जाएगी। और इसी मराकेश समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 को WTO अस्तित्व में आया। अच्छा बताएं, WTO और गैट में क्या अंतर है? 3 अंतर है। पहला कि इससे कि जो गैट था ये केवल वस्तुओं के व्यापार पर ध्यान देता था। बहुत अच्छे। WTO वस्तुओं के, सेवाओं के, बौद्धिक संपदा अधिकार जो होती है तीनों पे ध्यान देता है। तीनों के व्यापार इससे व्यापार में कोई अगर दिक्कत होने पर जो समझौता कराने का तरीका है ये गैट में नहीं था। WTO में ये भी था एक। हाँ, ओके। मतलब यानी अगर कोई विवाद होता है व्यापार संबंधी तो गैट गैट में कोई में नहीं प्रावधान नहीं था था। समझाने का, लेकिन आपके WTO में है। और तीसरा एक और है। तीसरा क्या अंतर है? तीसरा क्या तो हो गया? हाँ, एक आलोचना संविदाकारी जो समझौते थे उसमें कोई परिवर्तन संबंधी या उसका कोई प्रावधान गैट में नहीं था, लेकिन WTO में ये भी था। ठीक है, नेक्स्ट आपका था कि WTO की संरचना कैसी है? 3 लेयर की है। पहले एक है मंत्री स्तरीय। ओके, उसमें दूसरा- कौन शामिल होते हैं? इसमें मैम सभी देशों के जो व्यापारी एवं वाणिज्य मंत्री होते हैं। और और दूसरा होता है जनरल काउंसिल। इसका पहले वाले का 2 वर्ष से बैठक होता है और इसमें सभी देशों के राजदूत होते हैं जनरल काउंसिल में। और तीसरा वाला एक होता है मतलब परिषद करके कुछ है। इसमें 3 परिषदें होती हैं, एक व्यापार परिषद है, एक सेवा परिषद है, एक बौद्धिक संपदा अधिकार की परिषदें होती हैं। हाँ, सही। और इसके पहले वाले जनरल काउंसिल में 2 प्रकार का है, एक विवाद हाँ, निपटान विवाद और एक निपटान, एक नीतिगत समझौते से है। और तीसरा परिषदें 3 प्रकार की हैं। तो ये 3 लेयर में बना हुआ है और तीनों लेयर में अलग अलग लोगों के द्वारा ज़्यादातर प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो काफ़ी अच्छी संरचना है WTO की। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा था WTO के बारे में? हाँ, सिद्धांत क्या क्या थे? भेदभाव रहित है। इसकी नीतियाँ बाध्यकारी है। बहुत बढ़िया। पारस्परिक सहयोगात्मक मतलब इसमें है, सभी देश आपसी सहयोग से करेंगे। अच्छे से पढ़ा है इसको। इसका जो सिद्धांत है बहुत बढ़िया है, 5-6 सिद्धांत है, बहुत अच्छे हैं। उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना का? हाँ, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना, जो भी उसके सदस्य देश हैं वहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना। पूर्ण रोजगार को वृद्धि देना। हाँ, वस्तुओं के व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना और पूर्ण रोजगार को बढ़ावा देना। रोजगार को बढ़ावा देना, विकास को बढ़ावा विकास। देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी था एक संसाधनों का इष्टतम समुचित उपयोग। उपयोग उसमें। ये सारी चीजें इसके उद्देश्य में शामिल थी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे मेहनत करते रहेंगे, अच्छा रहेगा। इसके बाद आपने पढ़ा था विशेष सुरक्षा क्रियाविधि, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। कोई भी देश किसी देश का मतलब विशेष हितकारी नहीं होगा, नहीं तो सिर्फ भेदभाव होने लगेगा उसमें। अगर आप उससे ज़्यादा में ट्रेड करेंगे तो अन्य देश उससे अछूते रह जाएंगे। एक तो था कि मतलब सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र, वो दूसरा है। एक मैंने पूछा कि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म 2 तरह से काम करता है। तो मोस्ट फेवरेट नेशंस का क्या मतलब होता है?
एक देश के साथ व्यापार ना होने पाए, मतलब व्यापार का विकेंद्रीकरण होता रहे, ताकि अन्य देशों में भी संसाधनों का समुचित पहुँच स्थापित हो जाए। हाँ, यानी कि अगर कोई राष्ट्र अपने पसंदीदा राष्ट्रों को कोई छूट दे रहा है, तो अन्य तो देश वो में छूट संसाधन अन्य नहीं देशों जा को भी, पाएंगे। अन्य सदस्य देशों को भी देना पड़ेगा। यही होता है मोस्ट फेवरेट नेशन। और स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म में कोई भी कंट्री अगर मतलब है और उसके यहाँ कोई दूसरी कंट्री बहुत ज़्यादा निर्यात कर रहा है किसी वस्तु का या सेवा का, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ के किसानों को, वहाँ के मजदूरों को या वहाँ के उत्पादकों को सही मूल्य नहीं मिलना, नुकसान हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, उस पर शुल्क और प्राशुल्क को बढ़ा करके। इसी को कहा जाता है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। साथ ही हमने पढ़ा था अंकटाड। अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? हाँ, 23 मार्च 1964 से 16 जून 1964 तक ये कार्यक्रम चला था, उसी दरमियान इसकी स्थापना हुई थी। इसका दूसरा बैठक कब हुआ था? भारत में हुआ था, दिल्ली में। भारत की दिल्ली में। कितने वर्षों में इसकी बैठकें होती हैं? प्रत्येक 4 वर्ष। साल पर, प्रत्येक 4 वर्ष की होती हैं। किस लिए बनाया गया था ये? रीजन क्या था इसकी स्थापना का? जो विकासशील देश हैं उनकी, जैसे कि उनमें एक तरह से मतलब आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था और समृद्धि के लिए वहाँ के हाँ, बिल्कुल सही। व्यापार की नीतियों में एक तरह से नवाचार लाने के लिए। बिल्कुल सही। जितने विकासशील देश हैं वहाँ पर बढ़ावा देना, नवाचार का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि आए, बढ़ावा मिले, विकास हो, इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके लाया गया था अंकटाड। ठीक है, इसमें कई सारे पॉइंट लगभग सबके मिलते जुलते रहते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा था विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1971 में हुआ था। किसकी सिफारिश में हुआ था? प्रोफेसर क्लाउस श्वाब थे, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्हीं के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। किस लिए बनाया गया था? ये कैसा संगठन है? स्वायत्त संस्था और अंतर सरकारी संगठन है। इसमें और भी लोग आ सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, शामिल हो सकते हैं कि नहीं आ सकते, बताएं। क्या में? अच्छा, अंकटाड कुछ रिपोर्ट्स भी जारी करता है। क्या क्या था? व्यापार एवं विकास, बहुत अच्छे। प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, व्यापार एवं पर्यावरण, एक पर्यावरण का भी है। गतिविधि एवं नवाचार रिपोर्ट, बहुत आसान है ये। और आपका जो WEF है, ये भी कुछ रिपोर्ट जारी करता है। यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट। एक तो आपका वैश्विक लैंगिक अंतराल और एक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और एक समावेशी विकास सूचकांक और यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वित्तीय कार्यवाही कार्यबल। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल एक अंतर सरकारी निकाय है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल एक अंतर सरकारी निकाय है। अंतर सरकारी निकाय है। अंतर सरकारी निकाय है। जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में, जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में, वर्ष 1989
सात या G7 जिसे कहते हैं, समूह 7 G7 के शिखर सम्मेलन में, समूह 7 कहिए या ग्रुप 7 कहिए या G7 कहिए, समूह 7 या ग्रुप 7 या G7 के शिखर सम्मेलन में धन शोधन की समस्या के समाधान के लिए, धन शोधन की समस्या के समाधान के लिए की गई थी, समस्या के समाधान के लिए की गई थी। वर्ष 2001 में यूएसए में हुए आतंकवादी हमले के पश्चात, वर्ष 2001 में यूएसए में हुए आतंकवादी हमले के पश्चात, यूएसए में हुए आतंकवादी हमले के पश्चात इसे आतंकी वित्त पोषण एवं संबंधित गतिविधियों की, इसे आतंकी वित्त पोषण एवं संबंधित गतिविधियों की आतंकी वित्त पोषण एवं संबंधित गतिविधियों की रोकथाम का आदेश प्रदान किया गया है, रोकथाम का आदेश प्रदान किया गया है, रोकथाम का अधिदेश प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में FATF के 37 देश, वर्तमान में FATF के 37 सदस्य देश, 37 सदस्य देश तथा दो क्षेत्रीय संगठन ब्रैकेट में यूरोपीय आयोग एवं खाड़ी सहयोग परिषद, यूरोपीय आयोग एवं खाड़ी सहयोग परिषद सदस्य हैं, खाड़ी सहयोग परिषद सदस्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट, FATF का मुख्यालय जिसे सचिवालय कहा जाता है, FATF का मुख्यालय जिसे सचिवालय कहा जाता है, मुख्यालय जिसे सचिवालय कहा जाता है, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के पेरिस स्थित मुख्यालय में है, पेरिस स्थित मुख्यालय में है, पेरिस स्थित मुख्यालय में है। नेक्स्ट पॉइंट, धन शोधन, आतंकी वित्त पोषण एवं धन शोधन, आतंकी वित्त पोषण एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की, धन शोधन, आतंकी वित्त पोषण एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की धन शोधन, आतंकी वित्त पोषण एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता से संबंधित अन्य खतरों से निपटने के लिए, अखंडता से संबंधित अन्य खतरों से निपटने के लिए, अखंडता से संबंधित अन्य खतरों से निपटने के लिए
अन्य खतरों से निपटने के लिए मानकों का निर्धारण करना तथा वैधानिक मानकों का निर्धारण करना तथा वैधानिक नियामकीय एवं परिचालन वैधानिक नियामकीय एवं परिचालन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रोत्साहन देना वित्तीय कार्यवाही बल का मुख्य उद्देश्य है। वित्तीय कार्यवाही बल का मुख्य उद्देश्य है। वित्तीय कार्यवाही बल का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत को वर्ष 2006 में कार्यबल के पर्यवेक्षक सदस्य का तथा वर्ष 2010 में पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। वर्ष 2010 में पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में भारत की बड़ी भूमिका के लिए कार्यबल में भारत की सदस्यता बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यबल में भारत की सदस्यता बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत को आतंकवाद से निपटने तथा आतंकी धन का पता लगाने धन शोधन तथा आतंकी वित्त पोषण अपराधों की जांच करने वित्त पोषण अपराधों की जांच करने एवं मुकदमा चलाने में सहायक होगा। मुकदमा चलाने में सहायक होगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका FATF। तब इसकी स्थापना हो रही है 1989। और ये कब से सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया है? 2001 में, जब अमेरिका में आतंकी हमला हुआ। आपने देखा होगा एफिल टावर, कौन सा वो था वहाँ पे, जिसमें डायरेक्ट हेलीकॉप्टर के साथ एक आतंकी उस बिल्डिंग में घुस गया था और वो बिल्डिंग तहस नहस हो गई थी। वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती थी। तब हाँ, बिल्कुल सही है। तब से इस संगठन को सक्रिय रूप से बनाया गया कि सक्रियता से काम करेगा। और उसके बाद आप देख रहे हैं, जब ये संगठन सक्रिय हुआ तो इसने ऐसी चीज़ों को रोकने का प्रयास किया कि आतंकवादियों के जो देश वित्त पोषण करते हैं ना, पैसा देते हैं, ये दान अगर कोई देता है तो उस पर रोक लगाना, क्योंकि जब उनके पैसे आते तभी वो ऐसे हथियार
लेते हैं और दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनको रोकना। हाँ, और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। पाकिस्तान हो या कोई भी अमेरिका जैसे देश ही ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, वित्त पोषण करते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बढ़ा तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया लोगों ने। तो बना ये संगठन और इसका काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और आतंकी वित्त पोषण को रोकना। और इसका सदस्य भारत कब बना है? 2006 में इसका पर्यवेक्षक सदस्य बना और 2008 में पूर्ण रूप से इसका सदस्य बन गया है। 2010 में बना ना पूर्ण सदस्य, 6 में पर्यवेक्षक सदस्य था और 10 में पूर्ण सदस्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपका अंतर सरकारी निकाय क्या है? अंतर सरकारी का मतलब होता है कि बहुत सारे सरकारों का उसमें प्रभुत्व होता है, बस उसमें कोई एक सरकार नहीं, बहुत सारे सरकारों का। हेडिंग है शक्ति विकेंद्रीकरण। खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पहला पॉइंट, खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भूख की समस्या से निपटने में भूख की समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भूख से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, संगठन का मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। संगठन में वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं। संगठन में वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं। संगठन में वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं। एक सदस्य संगठन यूरोपीय संघ, भी है। नेक्स्ट पॉइंट, औपचारिक रूप से FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा के क्यूबेक में FAO सम्मेलन के कनाडा के क्यूबेक प्लेस है एक, क्यूबेक, कनाडा के क्यूबेक
क्यूबेक में FAO सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के दौरान की गई। क्यूबेक में FAO सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के दौरान की गई। प्रथम अधिवेशन के दौरान की गई। नेक्स्ट पॉइंट, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा निम्नलिखित 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा निम्नलिखित 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए। पहला पॉइंट, भूख, खाद्य असुरक्षा एवं कुपोषण का उन्मूलन। भूख, खाद्य असुरक्षा एवं कुपोषण का उन्मूलन। नेक्स्ट पॉइंट, गरीबी उन्मूलन तथा सभी के लिए आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना। गरीबी उन्मूलन तथा सभी के लिए आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वायु, एवं आनुवांशिक संसाधनों का समपोषणीय प्रबंधन एवं उपयोग। आनुवांशिक संसाधनों का समपोषणीय प्रबंधन एवं उपयोग। आनुवांशिक संसाधनों का समपोषणीय प्रबंधन एवं उपयोग। नेक्स्ट, क्या कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, आनुवांशिक और एक होता आनुवांशिक, एक होता है वंशानुगत। तो क्या बता सकते हैं? कोई बताएगा? बताए, किसी को पता है? आनुवांशिक का मतलब जीन से रिलेटेड, मतलब जीन में परिवर्तन। बिल्कुल सही है। ये शब्द सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों का अलग मतलब है। एक तो हो गया आपका आनुवांशिक और एक हो गया वंशानुगत। वंशानुगत होता है कि जो परंपराओं से एक वंश से दूसरे वंश में, फिर दूसरे से अगले पीढ़ी में जो चलता रहता है, इसको वंशानुगत कहते हैं। आनुवांशिक मतलब होता है कि आपके जो जीन्स में जो परिवर्तन आता है समय के साथ, उसको कहते हैं आनुवांशिक। तो मतलब जो ये पहले जो मनुष्य था, उसकी जो समय के साथ बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है ना, उसमें भी उसका भी संरक्षण करना। जैसे बहुत सारे जीवों का आप देख रहे हैं, उनमें इतना ज़्यादा परिवर्तन आ जा रहा है वर्तमान की क्लाइमेट या ऐसे बहुत सारी चीज़ों की वजह से, जिससे वो विलुप्त हो जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान देना है कि जो परिवर्तन आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आनुवांशिक परिवर्तन आ जाए तो फिर वो विलुप्ति की कगार पे आ जाता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, या मनुष्य हो, या कोई भी हो। तो इस पर भी ध्यान दिया जाता है। कितना लिखना है मैम? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्यों को संगठन के
परिभाषित किया गया है? संगठन के संविधान के अनुच्छेद 1 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 1 में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार संगठन द्वारा निम्न कार्यों का संपादन किया जाता है। जिसके अनुसार संगठन द्वारा निम्न कार्यों का संपादन किया जाता है। पहला पॉइंट, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है खाद्य एवं कृषि से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण। खाद्य एवं कृषि से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रचार। सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रचार। नेक्स्ट पॉइंट, खाद्य एवं कृषि से संबंधित नीतियों के निर्माण। खाद्य एवं कृषि से संबंधित नीतियों के निर्माण तथा नियोजन हेतु सरकारों को सलाह प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट, फिर से रिपीट कर रहे हैं। खाद्य एवं कृषि से संबंधित नीतियों के निर्माण एवं नियोजन हेतु सरकार को सलाह प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट, खाद्य एवं कृषि से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु खाद्य एवं कृषि से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु अंतरराष्ट्रीय मंच की भूमिका निभाना। नेक्स्ट पॉइंट, खाद्य एवं कृषि से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों को अनुमति प्रदान करना। खाद्य एवं कृषि से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों को अनुमति प्रदान करना। खाद्य एवं कृषि से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों को अनुमति प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि के विकास हेतु प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना। कृषि के विकास हेतु प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना। लास्ट पॉइंट है मानव निर्मित तथा प्राकृतिक आपदाओं जैसे मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, युद्ध, कीट संक्रमण जैसे संकट के समय खाद्यान्न उत्पादन एवं वितरण बाधित होने पर राहत प्रदान करना। बाधित होने पर क्रियान्वयन होने पर राहत प्रदान करना। बाधित होने पर
राहत प्रदान करना। इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट हम क्या की प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, युद्ध नहीं रहेगा ना उसमें, वो अलग मानव निर्मित में नहीं आ जाएगा। वो अलग नहीं पॉइंट। मैंने उसमें लिखा मानव है, निर्मित बोला नहीं है कि मानव निर्मित या प्राकृतिक, तो युद्ध मानव निर्मित नहीं हो गया और बाकी प्राकृतिक हो गया। बस समझ में आ गया। यानी कि मानव की गतिविधियों की वजह से या प्राकृतिक गतिविधियों की वजह से अगर किसी तरह से कृषि की उत्पादन प्रभावित होता है तो ये संगठन इस समस्या को दूर करने का प्रयास करेगा, ऐसी समस्या में मदद करेगा। जैसे आप यहाँ है, सरकार बफर स्टॉक क्यों रखती है कि अगर सूखा हो जाए, बाढ़ हो जाए या मानव की वजह से कहीं इमरजेंसी लागू हो जाए, युद्ध हो जाए, कोई आक्रमण हो जाए और ऐसे में उत्पादन प्रभावित हो जाए तो लोगों को आपूर्ति कराई जा सके। यही काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन करता है? खाद्य एवं कृषि संगठन करता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे काम हैं, जैसे आपने लिखा है ना पॉइंट पॉइंट करके, ये सारे काम इसके हैं। कृषि क्षेत्र का विकास हो, उत्पादन बढ़े, लोगों को खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, किसी तरह की कोई समस्या हो तो ऐसे में ये राहत भी उपलब्ध करा दे। इसके लिए बनाया गया ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब बनाया गया है? 1900 बताएं कब बनाया गया? 1945। इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट भी प्रकाशित किए जाते हैं। रिपोर्ट संगठन द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट, संगठन द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट। इसमें पहला रिपोर्ट है कृषि उत्पाद बाजार स्थिति रिपोर्ट। कृषि उत्पाद बाजार, कृषि उत्पाद बाजार स्थिति रिपोर्ट, बाजार स्थिति रिपोर्ट, बाजार स्थिति रिपोर्ट, बाजार स्थिति रिपोर्ट। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट, खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट। मैम इंग्लिश, अच्छा इसका इंग्लिश, जैसे मैम पेपर में इंग्लिश में जाता है। ओके इंग्लिश में लिख सकते हैं। द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट, खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट। खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट, इसका इंग्लिश है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। नेक्स्ट विश्व वन स्थिति रिपोर्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट। इंग्लिश द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये मैम 2 वर्ष में जारी किया जाता है। बाबू इंडिया में 2 वर्ष में जारी किया जाता विश्व है। वन स्थिति रिपोर्ट, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट को आपको देखना पड़ेगा कितने वर्षों में जारी होता है, लेकिन इंडिया का तो प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होता है। नेक्स्ट हेडिंग, हाँ जी नेक्स्ट हेडिंग। देखिए 1-2 संगठन जो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं या नोट ही करा देता है। क्या है? अब जी क्या है?
अब जैसे एक संगठन तो मैंने पहले विस्तृत कर दिया, ये था आपका आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। इसको मैंने नहीं आपको ये पढ़ लेंगे, आगे इसे मैं पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे। चलिए, एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। अगर आप इसे भी पढ़ लें तो इसको छोड़े, या जी मैम, हाँ। संयुक्त राष्ट्र नाम लिखा औद्योगिक दीजिए विकास मैम। संगठन। पहला वाला क्या नाम था? पहला है बेटे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। और नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। अब हेडिंग कीजिएगा एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नोट कीजिएगा इसमें एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। एशियाई विकास बैंक एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है। एशियाई विकास बैंक एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में, जिसकी स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में, जिसकी स्थापना एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1966 में की गई थी, वर्ष 1966 में की गई थी। बैंक का मुख्यालय फिलीपींस, बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। मनीला, हाँ, मनीला। तो जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक है, इसका स्थापना किस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए किया गया है? एशिया प्रशांत क्षेत्र, यानी एशिया से लेकर के अमेरिका, ये जो जापान से लेकर अमेरिका का इलाका है ना, एशिया प्रशांत, इसी इलाके की आर्थिक विकास के लिए इसका स्थापना किया गया। स्थापना कब किया गया? 1966 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एशिया विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष, एशिया विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष मात्सुगु अशिकावा, मात्सुगु अशिकावा, मात्सुगु अशिकावा है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में बैंक के कुल 68 सदस्य देश शामिल हैं। वर्तमान में बैंक में कुल 68 सदस्य शामिल हैं। हाँ, सदस्य देश है ना। हाँ, सदस्य देश 68 सदस्य देश है या 68 सदस्य शामिल हैं। 68 सदस्य देश शामिल हैं। बैंक के
सदस्य देशों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। बैंक के सदस्य देशों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। बैंक के सदस्य देशों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। डैश करके क्षेत्रीय सदस्य एवं गैर क्षेत्रीय सदस्य। क्षेत्रीय सदस्य एवं गैर क्षेत्रीय सदस्य। क्षेत्रीय सदस्य एवं गैर क्षेत्रीय सदस्य। क्षेत्रीय सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से संबंधित हैं। क्षेत्रीय सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से संबंधित हैं। क्षेत्रीय सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से संबंधित हैं, जिनकी संख्या 49 है। जिनकी संख्या 49 है। जबकि गैर क्षेत्रीय सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से संबंधित नहीं है। जबकि गैर क्षेत्रीय सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इनकी संख्या 19 है। जबकि गैर क्षेत्रीय सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जिनकी संख्या 19 है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, एशिया प्रशांत क्षेत्र को गरीबी से मुक्ति दिलाना बैंक का मुख्य लक्ष्य है। एशिया प्रशांत क्षेत्र को गरीबी से मुक्ति दिलाना बैंक का मुख्य लक्ष्य है। गरीबी से मुक्ति दिलाना बैंक का मुख्य लक्ष्य है। इसका ध्येय विकासशील सदस्य देशों में गरीबी कम करना। इसका ध्येय मतलब मिशन विकासशील सदस्य देशों में गरीबी को कम करना। विकासशील सदस्य देशों में गरीबी को कम करना। गरीबी को कम करना तथा वहां के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में तथा वहां के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायता प्रदान करना है। सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट, एशियाई विकास बैंक सदस्य देशों की सरकारों। एशियाई विकास बैंक सदस्य देशों के सरकारों। एशियाई विकास बैंक सदस्य देशों के सरकारों, स्वतंत्र विशेषज्ञों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ साझेदारी करता है जो विकासशील देशों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका। विकासशील देशों के परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विकासशील देशों की परियोजनाओं
के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हो, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हो तथा जिनसे आर्थिक प्रभाव एवं विकास के प्रभाव तथा जिनसे आर्थिक प्रभाव तथा विकास के प्रभाव सृजित हो रहे हो, आर्थिक प्रभाव तथा विकास के प्रभाव सृजित हो रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था होने के कारण, एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था होने के कारण बैंक द्वारा अपने भागीदारों को निम्न प्रकार से सहयोग, बैंक द्वारा अपने भागीदारों को निम्न प्रकार से सहयोग, निम्न प्रकार से सहयोग प्रदान किए जाते हैं, निम्न प्रकार से सहयोग प्रदान किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। पहला ऋण, दूसरा अनुदान, तीसरा तकनीकी सहायता। पहला है ऋण, दूसरा है अनुदान और तीसरा है तकनीकी सहायता। ऋण, अनुदान, तकनीकी सहायता। नेक्स्ट पॉइंट, एशियाई विकास बैंक के वित्तीय संसाधन का मुख्य स्रोत, एशियाई विकास बैंक के वित्तीय संसाधन का मुख्य स्रोत, एशियाई विकास बैंक के वित्तीय संसाधन का मुख्य स्रोत इसके सदस्य देशों द्वारा किया गया योगदान है, इसके सदस्य देशों द्वारा किया गया योगदान है। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में, इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में, इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में बॉन्ड जारी करके कोष का सृजन किया जाता है, बॉन्ड जारी करके कोष का सृजन किया जाता है, कोष का सृजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, भारत एशिया विकास बैंक का संस्थापक सदस्य है, भारत एशिया विकास बैंक का संस्थापक सदस्य है। एशिया विकास बैंक द्वारा भारत के आर्थिक विकास में, एशिया विकास बैंक द्वारा भारत के आर्थिक विकास में, भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। वर्ष 1986 से लेकर अब तक, वर्ष 1986 से लेकर अब तक एशियाई विकास बैंक द्वारा, एशियाई विकास बैंक द्वारा $42.26 बिलियन के $200 क्या बोली 82.1
42.26 डॉलर 42.26 बिलियन 42 का लीजिएगा 42.26 बिलियन इसे लिख दे रही हूँ डॉलर 42.26 बिलियन अपने 26 बिलियन के 229 संप्रभु ऋण प्रदान 229 संप्रभु ऋण भारत को प्रदान किए गए हैं 229 संप्रभु ऋण भारत को प्रदान किए गए हैं। एंड लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भारत वर्तमान में जापान अमेरिका एवं चीन के पश्चात भारत वर्तमान में जापान चीन अमेरिका के बाद जापान चीन अमेरिका के बाद या के पश्चात एशियाई विकास बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक है। शेयर धारक हाँ शेयर धारक है। यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस लिए किया गया है? एशिया प्रशांत क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए। कब किया गया है? 1966 में। मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में। और इसमें दो तरह के देश हैं। टोटल कितने सदस्य देश हैं? 68 सदस्य देश हैं और दो प्रकार के हैं, एक क्षेत्रीय और दूसरा गैर क्षेत्रीय। क्षेत्रीय देशों में एशिया प्रशांत के देश आते हैं, गैर क्षेत्रीय में इसके बाहर के सदस्य देश भी शामिल हैं। हो सकता है कि इसमें केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र के ही सदस्य देश हैं, नहीं, इसमें इसके बाहर के सदस्य देश भी हैं। इसमें सबसे ज्यादा योगदान शेयर में जापान का है, सेकेंड नंबर पे चाइना का है, थर्ड नंबर पे यूएसए है और चौथे नंबर पे भारत का आता है इसमें योगदान। और भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है और भारत ने इससे बहुत सारे ऋण भी लिए हुए हैं। लगभग $42.26 बिलियन के इन्होंने ऋण 229 बार लिया हुआ है। 1968 से लेकर के अभी तक की बात हो रही है। तो ये सारे फैक्ट थे आपके एशियाई विकास बैंक के। आप हेडिंग कीजिएगा। एक और संगठन है अफ्रीकी विकास बैंक समूह। आप लोग पढ़ेगी बेटी कि मैं आप लोगों को ये नोट कराऊं? मैम ऐसी दो भी एशिया की तरह अफ्रीका के लिए अफ्रीकी विकास बैंक समूह एक और संगठन है, अफ्रीकी विकास बैंक समूह। क्या नोट करवा दूं या आप लोग पढ़ेंगे? एग्जाम के पर्पस से मैम अब देखिए बेटे, सिलेबस में जितने महत्वपूर्ण संगठन है वो सारे दिए हुए हैं। अब आयोग की मर्जी को कौन से संगठन से क्वेश्चन पूछने हैं ना, लेकिन सिलेबस में आपके है। जितना मैं बता रही हूँ सब सिलेबस में है। बाकी आयोग की इच्छा कभी यहाँ से कभी वहाँ से कभी कहीं से भी क्वेश्चन बना देता है, तो कहीं तो इसके बारे में कुछ लिखवा दे, स्थापना सदस्य देश वगैरह। ठीक है, हेडिंग कर लीजिए अफ्रीकी विकास बैंक समूह। काफी लेती है चैप्टर हो गया। अफ्रीकी विकास बैंक समूह, अफ्रीकी विकास बैंक समूह। हाँ, अफ्रीकी विकास बैंक समूह उन 3 संस्थाओं का समूह है जो अफ्रीकी विकास बैंक समूह उन 3 इंग्लिश है इसका अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप। जी हाँ, अफ्रीकी विकास बैंक समूह उन 3 संस्थाओं का समूह है, उन 3 संस्थाओं का समूह है
अपने सदस्य देशों के जो अफ्रीकी महाद्वीप के अपने सदस्य देशों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समूह में निम्नलिखित संस्थाएं सम्मिलित हैं। पहला, अफ्रीकी विकास बैंक, दूसरा अफ्रीकी विकास बैंक, दूसरा है अफ्रीकी विकास कोष, तीसरा है नाइजीरिया न्यास कोष, बात समझ में आया? ये तीनों संगठन से मिलकर बना है अफ्रीकी विकास बैंक समूह। नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीकी विकास बैंक इस समूह की जनक संस्था है। अफ्रीकी विकास बैंक इस समूह की जनक संस्था है। बैंक की स्थापना से संबंधित समझौता 14 अगस्त 1963 को किया गया। 14 अगस्त 1963 को किया गया। यह समझौता 10 सितंबर 1964 को प्रभाव में आया। यह संस्था 10 सितंबर 1964 को प्रभाव में आया। तथा बैंक ने 1 जुलाई 1966 से प्रभावी ढंग से कार्य करना प्रारंभ किया। बैंक की स्थापना के समय इसे निम्नलिखित दो अध्यादेश प्रदान किए गए। पहला, अफ्रीका महाद्वीप का सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन। अफ्रीका महाद्वीप का सामाजिक आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन। अफ्रीका महाद्वीप का आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन।
और दूसरा है अफ्रीकी महाद्वीप का आर्थिक एकीकरण। अफ्रीकी महाद्वीप का आर्थिक एकीकरण। अफ्रीकी महाद्वीप का आर्थिक एकीकरण। आर्थिक एकीकरण। नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीकी विकास कोष विश्व बैंक समूह के अफ्रीकी विकास कोष विश्व बैंक समूह के अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की भांति अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की भांति विकास संघ की भांति अफ्रीकी विकास बैंक समूह की अफ्रीकी विकास बैंक समूह की रियायती ऋण खिड़की है। अफ्रीकी विकास बैंक समूह की रियायती ऋण खिड़की है। रियायती ऋण खिड़की है। अब हेडिंग कर लीजिएगा यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय संघ या इसी को इंग्लिश में कहेंगे यूरोपीय यूनियन। क्या है यूरोपीय संघ? बहुत ज़्यादा सुनते देख रहे हैं कई सारे संगठनों में सदस्य देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ भी इसका सदस्य होता है। तो क्या है यूरोपीय संघ, क्यों बनाया गया था, कुछ पता है? यूरोपीय देशों का एकीकरण करने के लिए ये संघ बनाया गया था। हाँ, यूरोपीय देशों का एक समूह है, नाम से पता चल रहा है, जो आपस में आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया संगठन था। इसकी आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो। यूरो। कितने सदस्य देश हैं इसमें? 27 हैं। और इसमें से कौन सा सदस्य देश कुछ वर्षों पहले निकला है, काफी चर्चाओं में रहा? ब्रिटेन निकला है। ब्रिटेन के उससे निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा गया था? मैम वो मतलब मत पड़ा था उन्होंने, मतलब वो जनता से वो कराया। ब्रेक्जिट, ये चर्चा में था कि ब्रेक्जिट क्या है। तो यूरोपीय यूनियन से निकलने के जो प्रोसेस है उसी के तहत ब्रिटेन उससे बाहर निकला था। और ब्रिटेन को जब बाहर निकाला गया, जब उससे वो बाहर हुआ तो इसी को कहा गया ब्रेक्जिट। लेकिन यूरोपीय यूनियन के सभी सदस्य देशों ने यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा नहीं बनाया। जैसे ब्रिटेन का क्या था? पाउंड था। तो इसलिए उसका देखिए खुद यूरो नहीं है, यानी कि सभी ने यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा नहीं बनाया है। उसके लगभग 19 सदस्य देशों ने ही यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा बनाया है। तो आपने हेडिंग किया है यूरोपीय संघ, इसमें नोट कीजिएगा। यूरोपीय संघ यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का यूरोपीय संघ यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का एक विशिष्ट आर्थिक एवं राजनीतिक 27 देशों का एक विशिष्ट आर्थिक एवं राजनीतिक संघ है जो संपूर्ण यूरोप के ज्यादातर हिस्से को समाहित करता है। जो संपूर्ण यूरोप के ज्यादातर हिस्से को समाहित करता है। जो संपूर्ण यूरोप के ज्यादातर
हिस्से को समाहित करता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपीय संघ के 19 देशों द्वारा यूरोपीय संघ के 19 देशों द्वारा हाईलाइट कर लीजिएगा, समान मुद्रा यूरो प्रयोग की जाती है। यूरोपीय संघ के 19 देशों द्वारा समान मुद्रा यूरो प्रयोग की जाती है। समान मुद्रा यूरो प्रयोग की जाती है। यूरो प्रयोगकर्ता देशों को सामूहिक रूप से यूरो प्रयोगकर्ता देशों को सामूहिक रूप से यूरो जोन कहा जाता है। यूरो प्रयोगकर्ता देश को सामूहिक रूप से यूरो जोन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में हम यूरोपीय संघ की जो व्यवस्था देख रहे हैं, वर्तमान में हम यूरोपीय संघ की जो व्यवस्था देख रहे हैं, उसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय देशों के मध्य हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय देशों के मध्य हुए। यूरोपीय देशों के मध्य हुए विभिन्न समझौतों से हुआ है। विभिन्न समझौतों से हुआ है। ब्रैकेट में वो संधियां कौन कौन सी हैं लिख लीजिएगा। पेरिस संधि 1951, पेरिस संधि 1951, रोम संधि 1957, रोम संधि 1957, ब्रुसेल्स संधि 1965, ब्रुसेल्स संधि 1965, एकल यूरोप अधिनियम 1986, एकल यूरोप अधिनियम 1986, एकल यूरोप अधिनियम 1986, मैस्ट्रिच संधि लिख दे रहे बेटे, मैस्ट्रिच संधि 1992, एम्स्टर्डम संधि 1997, एम्स्टर्डम संधि 1997, नीस संधि 2001, नीस संधि 2001, एंड लास्ट लिस्बन संधि 2007। आगे एम्स्टर्डम, कोई दिक्कत? लिस्बन संधि कब है? लिस्बन लास्ट में बोला मैंने, लिस्बन संधि 2007। हाँ, लिस्बन संधि 2007।
आते लास्ट में एक लाइन लिखा है ना, ये जो वर्तमान में यूरोपीय संघ दिख रहा है आपको, इसका लंबे संधियों के प्रोसेस का नतीजा है वर्तमान स्वरूप। ये संधियां वही हैं, तो इसलिए मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखवा दिया कि कौन सी संधियां हुई थी, दिमाग में ये ना रहे। और लास्ट में पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, 21 जनवरी 2020 को ब्रिटेन, 21 जनवरी 2020 को ब्रिटेन आधिकारिक रूप से 21 जनवरी 2020 21 बोल दिया मैंने, 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन आधिकारिक रूप से 2020 को ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हो गया। 31 जनवरी 2020 को आधिकारिक रूप से ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया, या ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हो गया। इसी को कहा गया, लिख सकते हैं ब्रेक्जिट। अच्छा, ब्रिटेन के बारे में आपको पता होगा ना, इसको 2-3 नाम से जाना जाता है, एक तो ब्रिटेन, एक यूनाइटेड किंगडम और एक इंग्लैंड। इंग्लैंड मतलब क्या हुआ? इंग्लैंड का मतलब क्या है, ब्रिटेन का मतलब क्या है, और यूनाइटेड किंगडम का क्या मतलब है? ज्योग्राफी खत्म हो गया है, कई बार भूल जाते हैं। वेल्स, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड को छोड़कर जितना इंग्लैंड उत्तरी आयरलैंड को छोड़कर और ये सब उत्तरी आयरलैंड को कब्जा ही किया है। उसको छोड़ के मैं, और वेल्स को छोड़ के जो पार्ट बचता है वो यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। गलत जवाब, कंफ्यूज है मुझे आप। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनता है। क्या क्या क्या? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिला के ग्रेट ब्रिटेन होता है। ओके, और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स प्लस उत्तरी आयरलैंड मिला के यूके बनता है। हाँ, अब सही समझ में आया। जब वेल्स और आपका स्कॉटलैंड, इंग्लैंड प्लस उत्तरी आयरलैंड को मतलब ज्वाइन करेंगे, तब होगा आपका यूनाइटेड किंगडम। चलिए फिर से बोलिए, लिख दे रही हूँ। क्या क्या होगा? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और प्लस इंग्लैंड और वेल्स प्लस वेल्स उत्तरी आयरलैंड प्लस उत्तरी आयरलैंड ये होता है यूके बराबर क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम यूके। और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये होता है ग्रेट ब्रिटेन। ये तीनों मिला के क्या हो जाएंगे? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। इसमें से इसको हटा देंगे तो ग्रेट ब्रिटेन, उसको ऐड कर देंगे तो यूके, और इसमें से इसको और इसको हटा देंगे तब हो जाएगा ब्रिटेन। बात समझ में आया? जब इंग्लैंड को केवल लेंगे तो ब्रिटेन, और उसमें वेल्स प्लस स्कॉटलैंड कर देंगे तो ग्रेट ब्रिटेन, प्लस ऐसे करेंगे केवल इंग्लैंड, तो हो गया आपका ब्रिटेन। इसमें आप प्लस कर लीजिए क्या, स्कॉटलैंड और वेल्स, तब हो गया ग्रेट ब्रिटेन। फिर उसमें प्लस कर लीजिए उत्तरी आयरलैंड, तब हो गया आपका यूके। ऐसे भी एग्जाम में, छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसी चीज़ों को भी आप लोग ना के रिविजन का आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। जो भी सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं आप लोग भूलते जा रहे हो, जो खत्म हो रहे हैं जो चल रहे वही बोलते जा रहे हो। मैम जो अभी बोली है कि ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से बाहर गए, क्या शब्द बोली? ब्रेक्जिट। हाँ, ब्रेक्जिट, ब्रेक्जिट या ऐसे भी कर सकते हैं। ब्रेक्जिट मतलब ब्रिटेन का एग्जिट हो जाना, ब्रेक्जिट। और ये 2020 में हुआ है। ये भी उस समय मंडे एग्जाम से बना था कि ब्रेक्जिट क्या है। तो पानी पी लीजिए।